बच्चों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों आज की इस वीडियो में MPPAT की पैडी क्रॉप लेकर आया हूं बच्चों। मतलब आपकी जो धान की फसल है उस फसल को हम डिटेल से आज पढ़ने वाले हैं। बड़े अच्छे आपके क्वेश्चन होंगे इसमें। और बच्चों धान की फसल का पूरा अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। अगर वीडियो को आप पूरा देखते हैं, पूरी फसल को अच्छी प्रकार से पढ़ने की कोशिश करते हैं, 2 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाते हैं। आपके MPPAT में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन जो है आपकी धान से पूछे जाते हैं। इसलिए आप इसको अच्छी प्रकार से पढ़ें और अच्छी प्रकार से समझते चलें। बहुत ही अच्छी आपकी फसल है धान बच्चों, सब जानते हैं। अभी अध्ययन करेंगे हम। चलिए बच्चों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। बच्चों अगर आप 12th के छात्र हैं तो पूरी वीडियो देखने के लिए, 12th के पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए तीनों ही सब्जेक्ट का आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर पूरा पढ़ सकते हैं। ठीक है, अपने मित्र अपने दोस्तों को वीडियो को ज़रूर शेयर करें जिससे उनका भी भला हो सके। ठीक है बच्चों, अब हम इस वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए बच्चों, धान की फसल है, इसको पैडी कहते हैं और इससे हमको चावल प्राप्त होता है बच्चों। हम इसका अध्ययन करेंगे बड़े अच्छी प्रकार से चीज़ों को आप समझते चलिए। वानस्पतिक नाम क्या है बच्चों? ओराइजा सटाइवा। क्या नाम है धान का? बोटनिकल नेम ओराइजा सटाइवा है। और कुल है आपका ग्रेमनी, इसको पोएसी घास कुल के नाम से भी इसको जानते हैं। ध्यान रखें, पोएसी इसका नया नाम है आपका कुल, और ग्रेमनी जो है आपका इसका पुराना नाम है कुल का। ठीक है ना। आगे बात करें उत्पत्ति स्थान की तो बच्चों धान का उत्पत्ति स्थान इंडो बर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया माना जाता है। कहा जाता है इंडो बर्मा या दक्षिणी पूर्वी एशिया धान का उत्पत्ति स्थान माना जाता है। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन आपकी धान की फसल में 6 से 7%, कार्बोहाइड्रेट की बात करें 70% और वसा लगभग 2 से 2.5% पूछा जाता है। वसा की मात्रा आप जरूर याद रखें क्योंकि ये आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है कि बताइए धान में कितनी % आपकी फैट परसेंटेज या वसा % पाया जाता है। बच्चों धान की जो प्रोटीन होती है, धान की प्रोटीन को क्या कहते हैं? धान की प्रोटीन को ओराइजिन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, कई बार आपका प्रश्न पूछा गया एग्जाम में, बताइए धान की प्रोटीन को किस नाम जानते हैं? तो धान की प्रोटीन को ओराजिन के नाम से जाना जाता है। धान में खुशबू आती है, आपने देखा होगा कि आपका सुगंधित जो धान होता है ना उसमें खुशबू आती है। क्यों आती है? ध्यान रखें, उसमें खुशबू डाई एस्टाइल प्रोपेनिन के कारण आपकी उसमें क्या आती है? खुशबू आती है। जो सुगंधित धान होता है, सुगंधित आपकी वेराइटियाँ होती हैं उनमें आपकी। ठीक है, आगे बात करें ओराइजा रफीफोगन को चावल का पूर्वज माना जाता है। अगर चावल को हम किसकी बात करें पूर्वज की तो किसको माना जाता है? ओराइजा आपका रफीफोगन जो है इसको हम पूर्वज मानते हैं। वितरण की बात करें तो क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में आपका किसका है? ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल भारत का प्रथम स्थान है और चीन का द्वितीय स्थान है। एरिया की बात करें तो एरिया का विशेष याद रखना, एरिया सबसे ज़्यादा कहाँ पर है पूरे वर्ल्ड में? तो वो है हमारे यहाँ, और सेकंड नंबर पे आता है चाइना। ठीक है, चलिए आगे बात करें। विश्व में सर्वाधिक मात्रा में धान का निर्यात करने वाला देश कौन सा है? तो वो है इंडिया। ठीक है ना। हम सबसे ज़्यादा धान को दूसरे देशों में निर्यात करते हैं। आगे बात करें उत्पादन की तो उत्पादन सबसे ज़्यादा चाइना करता है और भारत का उसमें दूसरे स्थान पर आता है। बिल्कुल क्षेत्रफल में हम फर्स्ट पर है लेकिन प्रोडक्शन में हमारा दूसरा नंबर है। ठीक है ना। चाइना का क्षेत्रफल में दूसरा स्थान है लेकिन प्रोडक्शन में पहला स्थान है। इस चीज़ को आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट आपकी धान की फसल को पढ़ते हुए। देखिए बच्चों, आगे हम बात करेंगे प्रोडक्टिविटी की तो उत्पादकता सबसे ज़्यादा कहाँ की है? मिस्र की सर्वाधिक है। मिस्र आपका एक देश है, वहाँ की आजकल की प्रोडक्टिविटी तो उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब प्रति जो हेक्टेयर जो उत्पादन हो रहा है सबसे ज़्यादा मिस्र, जिसको हम इजिप्ट के नाम से भी जानते हैं। भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक चावल पश्चिम बंगाल में होता है। सब लोग जानते हैं सबसे ज़्यादा अब हमारे देश में कहाँ पर होता है चावल या धान की फसल? पश्चिम बंगाल में इसका प्रोडक्शन होता है। उत्पादकता पंजाब प्रथम राज्य है और हरियाणा द्वितीय स्थान है। उत्पादकता की याद करें अगर, उत्पादकता सबसे ज़्यादा मतलब प्रति हेक्टेयर जो प्रोडक्शन होता है सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपका पंजाब में और सेकंड आपका हरियाणा में।
प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन लेता है? पंजाब और हरियाणा। तो इसको उत्पादकता कहा जाता है। उत्पादकता का विशेष याद रखें, उत्पादन उत्पादकता में यही अंतर है कि उत्पादन हो तो पश्चिम बंगाल में रहा है, लेकिन अगर प्रति हेक्टेयर की बात करें तो 1 हेक्टेयर में ज़्यादा से ज़्यादा जो उत्पादन लेता है वो कौन लेता है? पंजाब एवं हरियाणा ले लेते हैं। आगे बात करें, राजस्थान में सर्वाचा हनुमानगढ़ में होता है। चलो ठीक है, भारत की मुख्य अनाज वाली फसल है, इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी ये धान की फसल है, ये आपकी क्या है? मुख्य अनाज वाली फसल, इसमें कोई शक नहीं। आगे धान का कटोरा, बहुत बार प्रश्न पूछा गया है, धान का कटोरा किसे कहते हैं? एमपीपीटी में कई बार ये प्रश्न बनता है, धान का कटोरा किसे कहा जाता है? तो याद रहे, धान का कटोरा छत्तीसगढ़ राज्य को कहा जाता है। गोल्डन राइस, इसको हम सुनहरा चावल कहते हैं बच्चों। गोल्डन राइस सब लोगों ने सुना होगा, इसे हम सुनहरा चावल के नाम से जाने जाते हैं। और इसको बच्चों एंगोपोट्रिकस ने, किसने? एंगोपोट्रिकस ने विकसित किया था। ध्यान रखना, एंगोपोट्रिकस एक के साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको विकसित किया था। ठीक है बच्चों, अगर हम लोग और बात करें इसका स्रोत की बात करें, किसका स्रोत है बच्चों? तो स्रोत में ये आपको बता दूं, ये विटामिन ए का स्रोत है। ठीक है ना, किसका स्रोत है? ये विटामिन ए का स्रोत है, ये ध्यान रखें आप लोग। किसका स्रोत है? विटामिन ए का। ये यहाँ पे देखो लिख रहा है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। विटामिन ए का ये, कैरोटीन का ये स्रोत है, ये थोड़ा सा आप लोग देख सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे सुपर चावल की ओर। सुपर चावल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। गोल्डन राइस भी इंपॉर्टेंट है, सुपर चावल भी इंपॉर्टेंट है। इसको जो विकसित किया था वो एक व्यक्ति थे जिन्होंने जी.एस. खुश ने सुपर चावल या आपका सुपर राइस को इन्होंने सबसे पहले तैयार किया था। बच्चों नेक्स्ट है आपका चावल अनुसंधान निदेशालय। चावल अनुसंधान निदेशालय कहाँ है? हैदराबाद। इसकी स्थापना 1965-66 में हुई थी। ध्यान रखें, 1965 मोस्टली। अनुसंधान निदेशालय ये आपका हैदराबाद में स्थित है। 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की बात करें तो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा कटक में है, कटक उड़ीसा। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान 1945-46 कर लेना है यहाँ पर, क्योंकि 46 भी आपको कई जगह मिल जाता है। आगे बात करें बच्चों अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की, तो अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस, इसको 1960 में विकसित किया गया था। कब बनाया गया था? 1960 में। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान मनीला फिलीपींस है, जबकि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान उड़ीसा कटक में है। बच्चों नेक्स्ट है धान के खेतों में मीथेन गैस बाहर निकलती है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग, जो भी आपकी क्या है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी। ध्यान रखें, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है आपकी? याद रखें, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी आपकी जो आती है वो CH4। बच्चों एक बात बता देता हूँ, धान की जो फसल होती है इसको जब हम बोते हैं तो इसमें से क्या निकलती है? याद रखना आप लोग, मीथेन गैस। कई बार पूछा जाता है, बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, तो याद रखें मीथेन गैस इस खेत से निकलती है। गुणसूत्रों की अगर हम बात करें बच्चों, गुणसूत्र पाए जाते हैं आपके 2n = 24, 24 इसमें गुणसूत्रों की संख्या है। क्रोमोसोम नंबर आपके कितने पाए जाते हैं? 24। बच्चों बिस्मित चावल की कुल 24 प्रजातियां हैं, जिनमें से 22 प्रजातियां जंगली। केवल 1 मिनट रुके हैं आप लोग, ये थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, पूरा आपको थोड़ा सा सही नहीं हो पा रहा है, देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं बिस्मित चावल की कुल 24 प्रजातियां, जिनमें 22 प्रजातियां जंगली और केवल 2 प्रजातियां बोई जाती हैं। एक तो आपकी बोई जाती है बच्चों ओराइजा सटाइवा, पूरे विश्व में उगाई जाती है, और दूसरी है ओराइजा गिलबरीमा, जो केवल आपकी अफ्रीका में उगाई जाती है। तो याद रखें, ओराइजा सटाइवा को पूरे विश्व में उगाया जाता है, जबकि ओराइजा जो गिलबरीमा है आपकी, इसको कहाँ पर उगाया जाता है? केवल अफ्रीका में उगाया जाता है। समझ में आपको आ रहा होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं आना चाहिए। कहीं भी अगर समस्या आती है तो आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ओराइजा सटाइवा को पुनः 3 भागों में विभाजित किया गया है बच्चों। इसको 3 भागों में ओराइजा सटाइवा को फिर विभाजित किया गया। एक तो ओराइजा सटाइवा इंडिका, यह भारत में बोया जाता है और प्रकाश संवेदनशील किस्म है। दूसरा ओराइजा सटाइवा, इसकी है जापानिका, इसकी वैरायटी है, और इसको जापान में उगाया जाता है। प्रकाश असंवेदनशील यह फसल है, यह फसल आपकी किस्म है। और तीसरा आपका जो है बच्चों ओराइजा जवानिका, ओराइजा जवानिका आपकी कहाँ पर उगाई जाती है? इसे बिल्लू राइस भी कहते हैं बच्चों, बल्लू राइस भी कहते हैं, ध्यान रखना, इसे बुल्लू राइस भी कहा जाता है। और विशेष याद रखना, इसके इंडोनेशिया में बोया जाता है या उगाया जाता है, इसका विशेष याद रखें। तो ओराइजा सटाइवा कितनी जाती हैं आपकी? ओराइजा सटाइवा इंडिका, ओराइजा सटाइवा जापानिका और ओराइजा सटाइवा जवानिका, जिसको बुल्लू राइस भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसे? बुल्लू राइस, और इसको इंडोनेशिया में बोया जाता है, विशेष आप लोग याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें बच्चों
धान के पुष्पक्रम, यहीं पे लिखा है धान के पुष्पक्रम को भी पैनिकल कहते हैं, ये थोड़ा याद रखना। धान का जो पुष्प होता है उसको पुष्पक्रम को क्या कहा जाता है, पैनिकल कहा जाता है। फल के प्रकार की बात करें तो सभी अनाज वाली फल का जो प्रकार होता है वो होता है आपका कौन सा, कैरियोप्सिस। कौन सा फल का प्रकार होता है, कैरियोप्सिस। कोई भी अनाज वाली फसल हो, चाहे वह धान हो, गेहूं हो, आपकी मक्का हो, ज्वार हो, बाजरा, सभी के आपके फल का जो प्रकार होता है वो कौन सा होता है, आपका कैरियोप्सिस। ये आप लोग जरूर याद रखेंगे। आगे बढ़े बच्चों हम लोग, नेक्स्ट है आपका धान का फल कैरियोप्सिस चारों तरफ से हुल से घिरा रहता है। हुल पत्तियों का रूपांतरण आपका हुल पीलिया और लेमा। आपने देखा हो कि धान की जो फसल होती है, धान का जो बीज होता है वो क्या होता है आपका दोनों तरफ से आपका इधर से घिरा रहता है, मतलब कवर चढ़ा रहता है, लीमा और पीलिया। इसी कारण उसे क्या कहते हैं, कैरियोप्सिस कहा जाता है। चावल में बोनेपन के लिए डीजी बूजीन, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों। चावल में बोनेपन के लिए जीन कौन सा डाला गया, डीजी बूजीन। जीन तो लिखा ही नहीं है, डीजी बूजीन जो कि इसमें डाला गया था, पाया जाता क्यों इसको डाला गया था। हमारे एक साइंटिस्ट हुए डॉक्टर एनी बॉल्लो और डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, इन्होंने हरित क्रांति पर कार्य करके और ये काम किया था। चावल का परीक्षण वजन 25 ग्राम होता है। जी हाँ बच्चों, चावल का अगर हम 25 परीक्षण मान करें, टेस्ट वेट करें, टेस्ट वेट का मतलब होता है 1000 बीजों का वजन, तो 1000 बीजों का वजन कितना होता है, 25 ग्राम होता है। और जो बासमती धान होता है आपका, बासमती धान में आपका वजन कितना होता है, 1000 बीजों का वजन 21 ग्राम होता है। इस बात को आप विशेष याद रखें, ये कई बार आपका प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे बात करते हैं बच्चों हम लोग मिट्टी की। तो मिट्टी धान उगाने के लिए अच्छी जल धारण वाली चिकनी मटियार सर्वोत्तम होती है, ठीक है। और मृदा का जो पीएच मान है वो जरूर याद रखें, वो होता है 5.5 से 6.5 पर। इस पीएच पर हम धान की फसल को अच्छी प्रकार से उगा सकते हैं। याद रखें मिट्टी की तो मृदा का पीएच 5.5 से 6.5 के मध्य होना चाहिए। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चों, नेक्स्ट है आपका, ये पता नहीं ये कहाँ पर थोड़ी गलती हो गई, लेह धान के खेत में पानी भरने के बाद उसमें हल चलाया जाता है, जिससे क्या हो जाता है बच्चों, जिससे मिट्टी के भारी जो कण होते हैं वो टूट जाते हैं। याद रखें, इसको हम इंग्लिश का वर्ड याद करते हैं, या इसको काट दीजिए, इसकी जगह आप एक वर्ड मैं आपको बता देता हूँ जिसको बोलते हैं पर्डलिंग। कौन सा वर्ड होता है, पर्डलिंग। पर्डलिंग क्या क्रिया होती है, पर्डलिंग के बारे में ही बता रहे हैं कि धान के खेत में अपन पानी भर देते हैं, वो पानी भरने के बाद उसमें क्या चलाते हैं, हल या ट्रैक्टर या जो भी चलाया जाता है, जिससे मिट्टी के जो कण होते हैं वो टूट जाते हैं। तो पर्डलिंग की क्रिया किसमें की जाती है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। तो पर्डलिंग की क्रिया धान से संबंधित है। क्या होता है पर्डलिंग, वो मैंने आपको बता दिया कि खेत में पानी भर के उसमें क्या चला दिया जाता है, ट्रैक्टर को चला दिया जाता है, जिससे मिट्टी के कण टूट जाते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है बच्चों, ध्यान रखना कि पर्डलिंग करने का पहला उद्देश्य ये होता है कि अंतःस्रवण, परकुलेशन को कम करना। परकुलेशन क्या होता है कि पानी जो है नीचे आपका ना जाए। दूसरा है खरपतवार नियंत्रण भी हो जाता है, और तीसरा है पोषक तत्वों की उपलब्धता भी बढ़ जाती है। तो 3 जो उद्देश्य होते हैं पर्डलिंग करने के, मतलब खेत में पानी भरकर ट्रैक्टर चलाने के या हल चलाने का जो काम होता है, उसके जो उद्देश्य हैं तीनों आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ रहा होगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, पर्डलिंग किया जाता है। आगे हम जलवायु की बात करते हैं बच्चों। जलवायु यानी क्लाइमेट की बात करते हैं तो C3 पौधों लघु दिवस, पौधा गर्म आर्द्र जलवायु, फुल 26 से 29, पकने पर 20 से 25 सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। जी हाँ, ध्यान रखें, धान की जो फसल है, धान का पौधा है, C3 प्लांट्स है, लघु दिवस पौधा है, गर्म में आर्द्र जलवायु इसको चाहिए, फूलने के समय 26 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए, और आपका सेल्सियस, और पकने पर आपका कितना तापमान चाहिए, 20 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपकी क्लाइमेट में अपन को याद रखनी होती हैं, क्योंकि कहीं भी इससे प्रश्न बन सकता है। C3 पौधा तो कई बार ये पूछा गया है, ठीक है। चलिए, भारत में चावल 3 ऋतु में उगाया जाता है। बात करते हैं हम लोग चावल उगाने की, तो बच्चों भारत में चावल को कितने ऋतु में उगाया जाता है, 3 ऋतु में उगाया जाता है। अब 3 ऋतु में देखो, सबसे पहले हम ऋतु बात करते हैं आपका, इसको अस राइस बोलते हैं। एस भूल गए भाई साहब, टाइपिंग करने में ध्यान रखें। अस राइस को हम खरीफ सीजन में उगाते हैं, और बुवाई का जो समय होता है वो मई जून होता है, जबकि कटाई का जो समय होता है वो होता है सितंबर अक्टूबर होता है। कब होता है, सितंबर अक्टूबर होता है। और अगर हम दूसरा करें अमन राइस की, तो अमन राइस रबी सीजन का है, इसको जून जुलाई में बोया जाता है, बुआई का समय जून जुलाई होता है, और कटाई का समय आपका क्या होता है, नवंबर दिसंबर होता है। क्या होता है, नवंबर दिसंबर होता है, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें बोरो राइस, इसको हम स्प्रिंग राइस के भी नाम से जानते हैं, बसंत ऋतु भी कहा जाता है, और इसका जो आपका बोने का समय होता है
वो होता है नवंबर दिसंबर, और जो कटाई का समय होता है वो मार्च अप्रैल। इसकी ट्रिक दे रखी है मजनू का सनम। मजनू का सनम मतलब जो आपका मजनू का सनम का मतलब है कि मजनू माँ मई आपका पहला जो होता है आश्राइश, इसको मई जून में, दूसरा आपका जन्म जून जुलाई में, और तीसरा नू है आपका नवंबर दिसंबर में, यानी ये आपका बुआई का समय। सनम से मतलब है आपका ये ट्रिक आपको दे रखी है, ये देख लीजिए आप लोग। सनम का मतलब है कि इसकी जो कटाई का समय है वो दे रखा है, ठीक है ना। तो ये है आपका मजनू सनम, ठीक है, आप तो याद कर लेना, मजनू सनम को ही काम हो जाएगा आपका। किस्मों की बात करते हैं तो भारत में सर्वप्रथम TN1 किस्म 1964 में IRRI कहाँ पर आई है, इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी बताया था मैंने, मनीला फिलीपींस में है। 1960 में इसकी स्थापना की गई थी। और भारत में सर्वप्रथम जो आपकी जो किस्म है आपका TN1, कौन सी किस्म है आपकी, TN1 किस्म है आपकी। और TN1 1964 में IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा इसको लाया गया था। IR18 किस्म भारत में 1966 में लाई गई, और इसे विश्व का जादुई चावल कहा गया। बच्चों याद रखें, IR18 किस्म भारत में कब लाई गई, 1966 में, और इसे क्या कहा गया, जादुई चावल। याद रखें, मिराकल राइस इसको कहा गया। बच्चों यह DG बूजेन इंटू पीटा, ध्यान रखें, ये DG बूजेन इंटू पेटा का संकरण से निकाली गई। और जया जो वेराइटी है, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जया को TN1 और T41 का संकरण है, इसको भी भारत का जादुई कहा गया है, इसे भारत का जादुई। विश्व का जादुई IR18 है, जबकि हमारे भारत का क्या है वो ध्यान रखें, जया जो किस्म है उसे भारत का जादुई किस्म कहा जाता है। बच्चों पद्मा है T141 इंटू TN1 के संकरण से तैयार की गई है, ध्यान रखें पद्मा के बारे में, इसके द्वारा ये क्रॉस है, और ये जया का विपरीत संकरण है। देखिए अब मतलब इसका विपरीत संकरण है बिल्कुल पद्मा, ये ध्यान रखना है आप लोग, देख सकते हैं आप लोग अच्छी प्रकार से T41 और TN1 का। जगन्नाथ की बात करें तो जगन्नाथ कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जगन्नाथ आपकी धान की उत्परिवर्तित किस्म है, कैसी किस्म है, उत्परिवर्तित किस्म है, कई बार ये पूछा जा चुका है। बच्चों आगे बात करें पूसा बासमती। बच्चों पूसा बासमती विश्व की उच्च उत्पादकता वाली बासमती चावल की पहली किस्म है, याद रखें, पूसा बासमती पूरे वर्ल्ड की हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाली बासमती चावल की पहली किस्म है। इस चीज़ को आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। आगे अगर हम बात करें भारत की पहली बासमती चावल, तो पहली बासमती चावल संकर किस्म है PRH10, कौन सी है, 2001 में इसको निकाला गया था। पहली संकर किस्म, पहली हाइब्रिड वेराइटी अपनी इंडिया की कौन सी है, PRH10, याद रखें PRH10, कई बार CORH भी आ जाता है तो वो भी सही है, तो याद रखें आप लोग, ये आपकी भारत की पहली हाइब्रिड वेराइटी है। लवण सहनशील, बच्चों लवण सहनशील बात करें तो लवण सहनशील लुणीश्री, दामोदर, CSR 5, CSR 10, CSR 23, तो ये जो वेराइटी हैं ये आपकी लवण सहनशील भूमि हो तो वहाँ पर भी अच्छी प्रकार से हो जाती हैं। मुख्यतः हम बात करते हैं लुणीश्री। लुणीश्री आपकी ऐसी वेराइटी है जो कि सुपर राइस की वेराइटी है, इसको हम लवणीय मिट्टी में अच्छी प्रकार से उगा सकते हैं। बच्चों जलमग्न अवस्था हेतु किस्में कौन सी हैं, पानी भरा हो खेत में तब हम जलप्रिया, जलसूर्या और जलप्रिया, ये आपकी वैरायटी हैं। जलमग्न एक वैरायटी होती है, तो इनको हम लोग पानी भरे हुए खेत में अच्छी प्रकार से उगाते हैं। आगे बात करें चावल की हीरा। चावल की हीरा किस्में 11% प्रोटीन पाया जाता है, क्योंकि आपने पढ़ा कि 6 से 7 प्रोटीन रहता है वैसे धान में, लेकिन एक वैरायटी जिसका नाम है हीरा, मोती, जवाहर, ये जो वैरायटी है ना, इनमें आपकी जो 11% लगभग 10 से 11% आपको क्या पाया जाता है, प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। कितनी पाई जाती है, 10 से 11% प्रोटीन पाया जाता है। आगे बात करते हैं बच्चों धान की बुआई। बच्चों धान की बुआई के तरीकों की बात करते हैं। धान की बुआई आपकी तरीका है सीधी खेत में बुआई, डायरेक्ट सोइंग। दूसरी है रोपणी, नर्सरी तैयार करके हम बोया जा सकता है अपने खेत में। सीधी खेत में बुआई आपके लिए बीज चाहिए 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर के लिए कितना, 100 किलो। 1 हेक्टेयर बराबर 4 बीघा होता है लगभग, आपने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत, लगभग होता है, थोड़ा सा कम होता है। और सीड ड्रिल द्वारा अगर आप लोग बोते हो तो लगभग 60 किलो बीज आपको ज़रूरत पड़ेगी। कितना, 60 किलो बीजों की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो याद रखें छिटकमा विधि से 100 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर और आपका सीड ड्रिल के द्वारा 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। संकर चावल की हम लोग बात करें तो संकर चावल के किसने तैयार किया था, युवान लोंगपिंग, पूरा नाम इनका है बाइयल पिंग। तो युवान लोंगपिंग एक साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले संकर चावल का
आपका क्या किया था, तैयार किया था। तो बच्चों याद रखें, गोल्डन चावल, दूसरा सुपर चावल और तीसरा आपका है संकर चावल। 3 तरह के चावल आपके क्या हैं, अपने धान की फसल में हैं। इसकी बीज दर 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होती है। कितनी होती है, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी आपकी क्या होती है, बीज दर होती है, किसकी, चावल की। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपका भारत की संकर किस्म। भारत की संकर जो किस्म है CORH1 MGR1 के नाम से जाना जाता है, जो कि 1994 में आपकी निकाली गई थी। फर्स्ट हाइब्रिड वेराइटी CORH भारत की, और दुनिया की कौन सी है, PRH10। मैं आपको बता चुका हूँ विश्व की कौन सी है, PRH10 है आपकी, जो कि वेराइटी है विश्व की पहली संकर। भारत की पहली संकर CORH1 इसको MGR1 के नाम से भी जाना जाता है। इसको 1994 में सबसे पहले निकाला जाता है। एक बात तो ध्यान रखें, सबसे ज़्यादा संकर धान की जो खेती है वो चाइना में की जाती है, हमारे यहाँ तो कम की जाती है। लेकिन संकर चावल की सबसे ज़्यादा जो खेती की जाती है, कहाँ पर की जाती है, आपकी चाइना में की जाती है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। बढ़ते हैं हम लोग आगे। रोपणी की गोली क्यारी, सूखी क्यारी या डेपोक विधि, 3 प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, नर्सरी जो है तैयार कर सकते हैं। गीली सूखी जो क्षेत्र है उसको हम 1 हेक्टेयर में अगर बोना है तो आपको कितना क्षेत्रफल चाहिए, ध्यान रखना 100 मीटर स्क्वायर चाहिए, मतलब 1/10 हेक्टेयर आपको 10% एरिया चाहिए। मतलब समझ रहे हो ना, 1 हेक्टेयर में अगर आप बो रहे हो तो उसको 10% में आपको नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी। 1/10 हेक्टेयर इतना आपको क्षेत्रफल चाहिए नर्सरी के लिए मुख्ता। अगर हम बात करें नर्सरी 25 से 30 दिन बाद तैयार हो जाती है। ध्यान रखें, जो नर्सरी हम लोग बनाते हैं कितने दिन में तैयार हो जाती है, आपके 20 से 30 दिन में ये मतलब तैयार हो जाती है। फिर इसको हम खेत में रोप देते हैं, पौधों को उखाड़ करके वहां से। कि दूरी हम की बात करें तो एक पौधे से पौधे की दूरी एवं आपकी रो से रो की दूरी कितनी रखी जाती है, 20 × 25 सेंटीमीटर रखते हैं। पौधे से पौधे की दूरी 20 एवं रो से रो की दूरी जो रखा जाता है वो 25 सेंटीमीटर रखते हैं। बच्चों 4-5 पत्ती अवस्था पर इसको स्थानांतरित करते हैं। मतलब आपकी 4-5 पत्ती अगर धान में आ जाए तो समझ लीजिए वो आपकी पौध तैयार हो गई है नर्सरी में से। फिर उसको उखाड़ करके हम लोग क्या करते हैं, उसको ट्रांसफर कर देते हैं आपके खेत में। डेपोक विधि वेरी इंपॉर्टेंट आपकी जो है बच्चों विधि है। और डेपोक विधि में क्या होता है, आप अच्छी प्रकार से समझना है इस चीज़ को। डेपोक विधि के बारे में जान लीजिए। ये है आपकी अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस, 1960 इसकी स्थापना याद है आपको, पता होना चाहिए। 1960 की ये बात है बच्चों। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र फिलीपींस द्वारा लाई गई है। ये आपकी डेपोक विधि है। सर्वप्रथम आंध्र प्रदेश में इसको अपनाया गया है बच्चों। सर्वप्रथम कहाँ अपनाया गया है, आंध्र प्रदेश में। ये क्या होती है डेपोक विधि बच्चों, डेपोक विधि, इस विधि में मिट्टी की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बताइए कितनी अच्छी बात है कि डेपोक मेथड जो नर्सरी तैयार करने का मेथड है, इसमें मिट्टी की आवश्यकता होती ही नहीं है। भैया फिर कैसे तैयार करते हैं, तो इसको तैयार करने के लिए क्या किया जाता है कि जो आपकी टाट बोरी होते हैं ना, टाट बोरी तो जानते होंगे, आपके घर पे होंगे, उसके ऊपर क्या उसको गीला कर लेते हैं, पूरी तरीके से पानी डाल देते हैं और इसके ऊपर धान के बीज डाल देते हैं। धान के बीज के ऊपर फिर एक और आपकी टाट डालते हैं और ऊपर से क्या छिड़कते रहते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं। फिर इसका क्या होता है, 11 से लगभग 14 दिन में इसमें अंकुरण हो जाता है। ठीक है ना, तो फिर उसको तैयार माना जाता है और खेत में उसको रोप दिया जाता है। तो देखिए 11 से 14 दिन में इसको तैयार हो जाती है हमारी डेपोक विधि से तैयार। अब कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कितने दिन में तैयार हो जाती है, तो 11 से 14 दिन में हमारी जो नर्सरी होती है तैयार हो जाती है और उसको फिर खेत में रोप दिया जाता है। विशेष याद रखें बच्चों, इस विधि से 25 से 30 मीटर स्क्वायर ग्राम प्रति क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। ध्यान रखें 25 से 30 मीटर स्क्वायर आपकी आवश्यकता पड़ती है। बीज दर की बात करें तो बीज दर होती है आपके 1.5 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर रखते हैं। कितना, 1.5 से 3 मीटर स्क्वायर आपके इसके लिए क्या चाहिए, जगह चाहिए डेपोक के लिए, मतलब नर्सरी तैयार करने के लिए। चावल उत्पादन की आपकी जो सघन पद्धति है, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन जिसको बोला जाता है, तो SRI पद्धति शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। क्या बोलते हैं, SRI। तो यह विधि 1983 में मेडागास्कर में विकसित की गई। क्या की गई आपकी, याद रखें SRI पद्धति 1983 में मेडागास्कर में, मेडागास्कर एक देश है, वहां पर इसको विकसित किया गया था। और इस विधि को FR, पता नहीं पूरा नाम इसने गलत कर दिया है, कोई बात नहीं, लेकिन इस विधि को आपको वहीं पे विकसित किया गया था। ये लूनी नामक एक साइंटिस्ट है, इन्होंने इसको विकसित किया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट आपके। तो बच्चों जो आपकी SRI पद्धति होती है, SRI पद्धति में क्या करते हैं, सिर्फ खेत में पानी नहीं भरते हैं, केवल उसको गीला कर लेते हैं। सिर्फ गीला कर लिया खेत को, और नर्सरी जो बनाई जाती है वो 250 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल उसके लिए उचित होता है 1 हेक्टेयर के लिए।
ठीक है ना। 1 हेक्टेयर में अगर नर्सरी तैयार करना है, उसके लिए तैयार करना है तो 250 मीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफल चाहिए नर्सरी बनाने के लिए। बीज दर बच्चों 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर रखते हैं, ये ध्यान रखना आप लोग विशेषकर, 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। पौधा आपकी 10 से 12 दिन में तैयार हो जाती है। ये आपकी सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन के द्वारा नर्सरी तैयार की जाती है। मेडागास्कर में इसको सबसे पहले आपका तैयार किया गया और 10 से 12 दिन में ये आपकी तैयार हो जाती है। ठीक है, आगे बात करें चटाई प्रकार, इसको मैट टाइप प्रकार भी कहते हैं। नर्सरी विधि भी धान में काम ली जाती है। पोषक तत्व प्रबंधन की अगर आप आगे बात करते हैं हम लोग बच्चों, पोषक तत्व प्रबंधन में बच्चों धान की में 10 से 15 टन, कितना 10 से 15 टन गोबर की खाद बुवाई से 1 महीना पहले खेत में मिला देना चाहिए। ये बात याद रखें कि हम गोबर की खाद 10 से 15 टन यानी 100 से 150 क्विंटल खाद बुवाई से 1 महीना पहले खेत में मिला दें। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन 80 से 120 ग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और पोटास 30 से 40 किलो प्रति हेक्टेयर खेत में डालना चाहिए। जिसमें देने की विधि याद रखना, नाइट्रोजन की आधी मात्रा, फास्फोरस पोटास की पूरी मात्रा बुवाई के समय, तथा जो शेष आपकी नाइट्रोजन की मात्रा है उसको आधी 2 भागों में विभाजित करके 20 से 25 दिन बाद कल्ले निकलते समय 65 से आपका 50 से 55 दिन बाद पेनिकल निकलते समय खेत में मिला देना चाहिए। कब मिला देना चाहिए? पेनिकल निकलते समय मिला देना चाहिए। इस प्रकार से हम लोग जो है नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की मात्रा खेत में दे सकते हैं। बच्चों नेक्स्ट है आपका धान के खेत में जैविक उर्वरक एजोला, नील हरे शैवाल होते हैं। विशेष याद रखें, धान की फसल में हम लोग अगर बायो फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो बायो फर्टिलाइजर यूज करने के लिए एजोला व नील हरे शैवाल का काम में लेते हैं। किसको लेते हैं? एजोला एवं नील हरे शैवाल को। ठीक है, आगे बात करते हैं बच्चों, नील हरे शैवाल द्वारा प्रति वर्ष लगभग 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन स्त्रीकरण होता है। जी हाँ, नाइट्रोजन स्त्रीकरण की बात करें तो नाइट्रोजन स्त्रीकरण आपका कितना हो जाता है? 20 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर नाइट्रोजन का स्त्रीकरण करते हैं। धान के खेत में अमोनियम सल्फेट उर्वरक का काम लेते हैं। ज़्यादातर जो काम में लिया जाता है वो अमोनियम सल्फेट उर्वरक काम लेते हैं। इस उर्वरक का निक्षालन नहीं होता है। जी हाँ बच्चों, इस उर्वरक का क्या नहीं होता है? निक्षालन द्वारा हानि कम होती है। क्यों, क्या होता है बच्चों? निक्षालन इसलिए कम होता है, आपका लीचिंग बोलते हैं। निक्षालन में क्या होता है कि जो पोषक तत्व घुल करके नीचे चले जाते हैं वो नहीं होता है, उसको लीचिंग कहा जाता है, निक्षालन कहा जाता है। क्योंकि धान जो होती है अमोनिया के रूप में नाइट्रोजन को ग्रहण करती है। विशेष याद रखें, दुनिया की सबसे ऐसी आपकी फसल है ये कि कोई फसल आपकी अमोनिया को जो है ना नहीं लेती अमोनिया रूप में, सिर्फ धान ही ऐसी है जो आपकी नाइट्रोजन को अमोनिया रूप में लेती है। बाकी और जितने भी फसल हैं सब नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करती हैं, ये आपको पता होगा। धान उर्वरक को अनऑक्सीकृत जोन में, रिड्यूस जोन में दिया जाता है। ध्यान रखें आप लोग, किस जोन में दिया जाता है? आपका रिड्यूस जो जोन है वहाँ पर इसको दिया जाता है, विशेष याद रखें। आगे बात करें LCC, लीफ कलर चार्ट, नाइट्रोजन मांग निर्धारण के लिए ये आपका लीफ कलर चार्ट होता है। नाइट्रोजन मांग, कब नाइट्रोजन आपको देना है खेत में। आगे बात करें बच्चों जल प्रबंधन की, तो 1 किलोग्राम चावल उत्पादन के लिए 5000 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। याद रखें आप लोग, विशेषकर कई बार प्रश्न बनता है कि 1 किलो चावल उत्पादन के लिए कितना आपको पानी चाहिए, तो 5000 लीटर आपको पानी की आवश्यकता होती है। जलमांग की बात करें तो जलमांग लगभग आपकी 900 से 2500 मिलीमीटर धान की फसल को पानी की आवश्यकता होती है। कितनी? 900 से 2500 mm। बच्चों आगे अगर हम बात करें बूटिंग स्टेज की, तो बूटिंग स्टेज आपकी जमाम अवस्था इसको बोला जाता है। टिलरिंग स्टेज फूल फूटते समय, ये आपकी क्रांतिक अवस्था, मतलब इस समय बूटिंग स्टेज पर आपको कब देना है? पानी देना है। दूसरा टिलरिंग स्टेज पर आपको खेत में सिंचाई करना है। ये समय आपको खेत में पानी होना अति आवश्यक हो जाता है। धान के खेत में 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भरते हैं। जी हाँ बच्चों, धान का जो खेत है उसमें 5 से 7 सेंटीमीटर पानी होना चाहिए। अब हम खरपतवार नियंत्रण की बात करेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न चल रहा है, बहुत अच्छा टॉपिक है आपका। धान में कोई दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी, फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। बीड मैनेजमेंट की बात करते हैं तो बीड मैनेजमेंट बच्चों जंगल के मुख्य खरपतवार, सबसे पहले जंगली धान, इसका बॉटनिकल नेम होता है इकाइनोकोला कोलोनम। दूसरा होता है समा घास, इसको इकाइनोकोला क्रुसगेली। ये दोनों आपके क्या है? बॉटनिकल नेम है। जंगली धान का इकाइनोकोला कोलोनम है, जबकि जो समा घास होती है इसका बॉटनिकल नेम आपका इकाइनोकोला क्रुसगेली होता है। बच्चों धान के खेत में खड़ी फसल में हल चलाकर खरपतवार निकालने की क्रिया क्या कहलाती है? ध्यान रखें, बुशनिंग कहलाती है। खड़ी फसल में अगर हल चलाया जाए और उससे खरपतवार निकाले जाए तो इस क्रिया को क्या कहेंगे? बुशनिंग कहते हैं।
और ये बुशनिंग की क्रिया कब की जाती है? 30 से 40 दिन बाद करते हैं। और यह उड़ीसा, मध्य प्रदेश, बिहार क्षेत्र में ये काम किया जाता है, बुशनिंग की क्रिया। कई बार पूछा गया है प्रश्न। बच्चों खेलुआ क्या है, देख लीजिए खेलुआ के बारे में थोड़ा सा। बुशनिंग के बाद पौधे उखड़ जाते हैं, उसे दोबारा लगाया जाता है। ध्यान रखें, बुशनिंग के बाद जो बुशनिंग किया अपन ने, उससे पौधे उखड़ गए, उन्हें दोबारा लगाया जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? खेलुआ के नाम से जाना जाता है। ये याद रखें विशेष। शाकनाशियों की हम लोग बात करते हैं बच्चों। शाकनाशी, खरपतवार नियंत्रण कैसे किया जाता है, देखिए आप लोग। तो खरपतवार नियंत्रण करने के लिए बच्चों आप क्या करोगे, देखिए। खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रोपेनिल स्टाम्प F34 धान की रोपाई के 6 से 8 दिन बाद 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उपयोग करना चाहिए। कितना? स्टाम्प F34 धान की रोपाई से 6 से 8 दिन बाद 3 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको उपयोग करना है। दूसरा है आपका ब्यूटाक्लोर। ब्यूटाक्लोर, इसको मचेटी के नाम से जाना जाता है, इसका रासायनिक नाम मचेटी है। इसको ट्रेड नेम बोला जाता है, ट्रेड नेम मचेटी है, जो 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 5 से 6 दिन बाद इसका प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, रोपाई के बाद की बात चल रही है, ध्यान रखें। आगे बात करें एनिलोफॉस की, तो एनिलोफॉस जो आपका ये 0.4 किलो मतलब 400 ग्राम प्रति हेक्टेयर 5 से 6 दिन के बाद इसको खेत में अपन को देना चाहिए। बीमारियां बात करें तो सबसे भयंकर बीमारी है ब्लास्ट। बच्चों पायरिकोलेरिया ओराइजी कवक के द्वारा होती है, जहां पर ज़्यादा आर्द्रता 95%, तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से कम हो जाता है, तो है अवस्था कवक के लिए अनुकूल मानी जाती है। मतलब इस अवस्था पर आपका क्या हो जाता है? ब्लास्ट रोग अटैक कर देता है हमारी धान की फसल में। उपाय क्या है? इसका उपाय है बच्चों बीज उपचार। सैरेसान या थायराम आपकी 2 दवा होती हैं। इन दवाओं से अगर हम धान के बीजों को उपचारित करके खेत में बोएं, 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से इसको उपचारित करें, और उपचारित करने के बाद फिर अगर हम धान की फसल को बोएं तो इसमें ये रोग नहीं लगेगा। भूरा धब्बा, दूसरा रोग का नाम है भूरा धब्बा। इसको हम ब्राउन लीफ स्पॉट के नाम से जाना जाता है। और धान का यह रोग हेलोमेंथोस्पोरियम नामक ओराइजी, विशेष याद रखें, हेलोमेंथोस्पोरियम नामक ओराइजी कवक से ये फैलता है। और 1943 की बात है कि इसी के कारण बंगाल में भारी अकाल पड़ गया था। ध्यान रखें, ये रोग इतने भयंकर लग गया था धान में कि धान की फसल पूरी तरह से खत्म हो गई थी, और क्या पड़ गया था? अकाल पड़ गया था। इस विशेष याद रखें। जीवाणु, तीसरा रोग है जीवाणु अंगमारी। इसको हम बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के नाम से जानते हैं। यह बैक्टीरिया से होता है, और बैक्टीरिया का नाम है ज़ैंथोमोनास ओराइजी। क्या नाम है? ज़ैंथोमोनास ओराइजी नामक जो आपका बैक्टीरिया होता है, जो कि बहुत भारी नुकसान पहुंचाता है आपकी धान की फसल में। जी हाँ, इसके नियंत्रण के लिए क्या करना है बच्चों? इसके नियंत्रण के लिए, इसकी रोकथाम के लिए 0.01% स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, 0.3% कॉपर ऑक्सीक्लोराइड संयुक्त रूप से छिड़काव कर देना है। आगे अगर हम लोग बात करें बच्चों, आगे बात करें धान का टुंगरो वायरस रोग है। बच्चों धान का टुंगरो वायरस है, वायरस जनित रोग है। ये ग्रीन प्लांट हॉपर नामक कीट से भाग होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम कौन करता है? ग्रीन प्लांट हॉपर, विशेष याद रखें आप लोग। दूसरा है ग्रासी स्टंट, ये भी वायरस से जनित रोग है बच्चों। ये ब्राउन प्लांट हॉपर जो होता है, इसका वाहक का कार्य करता है। ये याद रखें, कई बार एग्जामों में ये प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए याद रखें आप विशेषकर। खैरा रोग की बात करें, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, सबसे सिंपल प्रश्न है। जिंक की कमी से होता है खैरा रोग, और सर्वप्रथम इसकी खोज YL नेले ने पंतनगर में इसको खोजा गया था सन 1968 में। ये भी आप लोग थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ठीक है ना? कब खोजा गया था? 1968 में। नियंत्रण के लिए इस रोग की सर्वप्रथम जो लक्षण है बच्चों कहाँ पर दिखाई देते हैं? नर्सरी अवस्था पर ये लक्षण हमको दिखाई देते हैं। नियंत्रण के लिए क्या करना चाहिए? खैरा रोग में 25 किलो जिंक सल्फेट बुआई से पहले मिलाते हैं। खड़ी फसल में 0.5% जिंक छिड़काव उसको छिड़क दिया जाता है। जिंक सल्फेट को क्या कर दिया जाता है? छिड़क दिया जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट है आपका 7वां आपका रोग है, जिसका नाम है अकोची। अकोची रोग H2S के कारण, ये गैस के कारण होता है। और 8वां रोग है ब्रॉन्जिंग, ये आयरन की विषाक्तता से होता है। और फागुना एक वेराइटी है जो आयरन विषाक्तता रोधी किस्म है। इसमें आपकी जो आयरन विषाक्तता है, मतलब ब्रॉन्जिंग की समस्या नहीं आती है, ठीक है। चलिए बात करें हम लोग इंसेक्ट की, कीटों की। सबसे पहला कीट है धान का तना छेदक। तने को अंदर से खोखला कर देते हैं, इस स्थिति को हम डेड हट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इस स्थिति को डेड हट बोला जाता है। ध्यान रखें, तने को खोखला कर दिया जाता है। और नियंत्रण के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? फोरेट एक दवा आती है, जिसको थमेट के नाम से भी जाना जाता है।
ये क्या करें आप 10 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से इसका छिड़काव या भुरकाव कर देना चाहिए। छिड़काव नहीं, पाउडर के रूप में आता है, तो इसका हमको क्या कर देना चाहिए, भुरकाव कर देना चाहिए खेत की फसल में। दूसरा रोग है धान की गंदी बग, इसको लेप्टोकोरिसा एक्यूटा इसका साइंटिफिक नेम है बच्चों। और इस कीट में प्रभावित खेत में गंदी दुर्गंध आती है, इसलिए इस कीट का नाम गंदी बग पड़ गया। क्या पड़ गया, गंदी बग को इसका नाम पड़ गया, क्योंकि थोड़ा गंध आती है। इस कीट के निम्फ व प्रौढ़ दोनों दूधिया अवस्था में मिल्किंग, आपसे कई बार ये प्रश्न बनता है बच्चों, बताइए गंदी बग कौन सी स्टेज पर नुकसान पहुंचाती है, तो याद रखें मिल्किंग स्टेज, दुग्ध अवस्था पर सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है गंदी बग। धान की कटाई की बात करें तो धान की कटाई 20% नमी होने पर हमको कर देना चाहिए। भंडारण की बात करें, बीजों में 12 से 15% नमी हो तब इसको भंडारित कर देना चाहिए। और उपज बात करें तो उपज होती है 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर। कितनी उपज होती है, 45 से 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमको उपज प्राप्त हो जाती है। हलिंग की क्रिया क्या है बच्चों, हलिंग ध्यान रखें, हलिंग यह 66% होता है धान की फसल में। मतलब क्या है, इसका दाना और छिलके का जो अनुपात है वो 2:1 है। मतलब 2 भाग दाना प्राप्त होता है, चावल प्राप्त होता है, और 1 भाग आपका क्या होता है, उसके छिलके प्राप्त होते हैं। जिसे हम हस्क, मतलब जो ऊपर चढ़ा रहता है ना, आपने देखा हो धान की फसल, उसको उतार देते हैं और अंदर हमको क्या मिलता है, चावल मिल जाता है। मिलिंग क्या है बच्चों, मिलिंग 55% पाई जाती है। ऊपर एक लेयर होती है पीली कलर की, बस उसको मिलिंग कहते हैं। ये इसमें कुछ क्या लिखा है भगवान जाने। आगे हम बात करें आपकी इसमें विटामिन B12 बच्चों, विटामिन B12 होता है, संरक्षित किया जाता है। पानी में भिगोकर गर्म इसमें भाप में उसे सुखाते हैं, ठीक है ना, याद रखें। परबॉइलिंग है, परबॉइलिंग किसे कहते हैं कि विटामिन B12 को संरक्षित करने के लिए इसको पानी में भिगोकर गर्म भाप में सुखाया जाता है, उसे ही परबॉइलिंग कहा जाता है। बच्चों अनाज वाली फसलों को 10 से 12% नमी पर भंडारण करते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कितने परसेंट पे, ये यहाँ पर लिखा था 12 से 15% या 10 से 12% पे इसको भंडारित किया जाता है, अनाज वाली जो भी फसलें होती हैं। दाल वाली फसलों को 8 से 10% पर नमी पर भंडारित करते हैं। तिलहनी फसलों को 6 से 8% नमी पर भंडारण करते हैं। और आप याद रखें, धान की जड़ों में एरेंकाई आपकी जो कोशिकाएं हैं, टिश्यू हैं, वो पाए जाते हैं, और जलमग्न अवस्था में वो जीवित रहते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि धान की फसल जो होती है ना, पानी में क्यों हो जाती है, क्योंकि उसमें एरेंकाइमा आपके टिश्यू पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, जलमग्न आपका पानी भर रहता है तो भी उसमें अच्छी प्रकार से फसल हो जाती है, क्योंकि जल से ही वो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेती है। तो बच्चों आज धान की फसल कंप्लीट हो गई है। कोई भी प्रश्न इससे बाहर नहीं जाएगा। कल हम गेहूं की फसल पढ़ाएंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही बच्चों। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो बच्चों आज के लिए इतने, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।